हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसडी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे इमेज, उससे अगला हमारा टॉपिक था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। जैसे एक गोले का काटा हुआ एक भाग होता है। यह मिरर गोले का काटा हुआ एक भाग होता है। इसके एक साइड में पारे की कलाई की हुई होती है तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया गया होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल। यह कैसा होता है? यह दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। इसमें जिस भाग पे कलाई करी गई होती है उसके दूसरे तरफ परावर्तक तल होता है हमारा। हम देखते हैं यहाँ पे एक होता है कैसा, कॉन्केव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, एक अवतल और एक उत्तल। इसमें देखिए अवतल में क्या होता है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है, इसके हम बाहरी सिरे पर, अवतल में हम क्या करते हैं, बाहरी सिरे पर देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ क्या करी गई है, बाहर की तरफ कलाई कर दी गई है और परावर्तक तल किधर है, अंदर के साइड में। यह अंदर के साइड में परावर्तक तल है, यह अंदर के साइड में, यानी दबे हुए भाग में परावर्तक तल होता है और कलाई कर देते हैं और उभरे हुए भाग से हमारा परावर्तन होता है। उभरा हुआ भाग जो यह भाग है यह परावर्तक तल का कार्य करता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस निकलती हैं। हमारा दर्पण कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक कॉन्केव हो गया और एक कॉन्वेक्स हो गया, एक अवतल एक उत्तल। यहाँ पे इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, यह अवतल के लिए था, यह उत्तल के लिए था। इसमें बस हमको देखना क्या था, हमको ध्यान देना है कि किस दर्पण में कलाई किस साइड से करी हुई होती है और उसका परावर्तक तल किधर होता है। अवतल दर्पण में कलाई बाहर से करी गई होती है और उसका परावर्तक तल दबे हुए भाग से होता है, यानी परावर्तन किधर से होता है, दबे हुए भाग से। और उत्तल दर्पण में कलाई अंदर से कर दी गई होती है और परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। जो यह उभरा हुआ भाग है उत्तल में, यह परावर्तक तल का कार्य करेगा, इसमें दबा हुआ तल परावर्तक तल के लिए कार्य करेगा। अब हम जानेंगे इस जो स्फेरिकल मिरर है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जिनको जानना अति आवश्यक है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उसको नहीं जान पाएंगे तो हम इससे आगे स्फेरिकल मिरर को हम नहीं पढ़ पाएंगे। उसको जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। उसमें से पहला परिभाषा आता है पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है देखते हैं। हमारा यह गोलीय दर्पण दिखाया गया है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, देखिए परावर्तक तल केवल M1 और M2 के बीच में जहां तक कलाई करी हुई है केवल वही भर परावर्तक तल है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के देखिए यहाँ तक यह परावर्तक तल है, अब इसके मध्य बिंदु, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हमने P से निरूपित कर रखा है। P यहाँ पे क्या दिखाएगा, दर्पण का ध्रुव बताएगा। P बता रहा है क्या, दर्पण का ध्रुव। अब हमारा अगला परिभाषा इस रूप में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण आखिर एक खोखले गोले का ही भाग है, काट करके उसे लाया गया है। जिस गोले का यह भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का यह भाग होता है उस गोले का वक्रता केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जो वक्रता केंद्र गोले की रही होगी वही वक्रता केंद्र इस दर्पण की भी होगी। बस डिफरेंस इतना है कि अगर हम अवतल दर्पण में हैं, अवतल दर्पण में हम अगर बात करते हैं तो वक्रता केंद्र परावर्तक तल के सामने होगा और हम उत्तल दर्पण में बात करते हैं तो यह परावर्तक तल, देखिए परावर्तक तल उत्तल दर्पण में इस साइड है कि नहीं है, क्योंकि कलाई अंदर की साइड करी हुई है, तो परावर्तक तल के दूसरे तरफ होता है और यहाँ पर परावर्तक तल के सामने होता है। इसी क्रम में हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है।
जिस गोले से अब बनाया गया है, जिस गोले का यह एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से इसके परिधि तक जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की भी त्रिज्या होगी। यानी जैसे हम एक एग्जांपल में लेते हैं, हमने एक गोला ले रखा था इतना बड़ा, इसी को हमने काटा है इस साइड में, देखिए इतना काट के हमने क्या करा, इसको हमने हटा दिया है, बस हमारा जो दर्पण है वह यही दर्पण रह गया है। अब इस दर्पण की जो त्रिज्या होगी, जो हमने गोला मान रखा था, जो गोले की त्रिज्या रही होगी वही त्रिज्या इस दर्पण की भी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष यहाँ से फिगर से हम देख करके समझ जाएंगे, दर्पण के ध्रुव, मुख्य अक्ष की हम बात कर रहे हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए अब हमारे जो अगला एक डिफिनेशन है वो है नॉर्मल अविलंब। अविलंब क्या होता है? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। कहाँ पे? दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। हम अगला देखेंगे 6 नंबर का, प्रिंसिपल फोकस और फोकस, यानी मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा एक फिगर बनाएंगे। इसको हमारा जो परिभाषा है प्रिंसिपल फोकस और फोकस, मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है, वो परिभाषा को हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, हम मुख्य अक्ष को समझ चुके हैं और ध्रुव को भी समझ चुके हैं, तो हम इसके माध्यम से इस परिभाषा को हम समझ सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ पे आपतित हुई और यहाँ से यह क्या है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल से परावर्तन होके आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से, देखिए यहाँ पे अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही कि नहीं, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें क्या यहाँ पे अपसरित होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस बिंदु से अपसरित होती हुई दिखाई देंगी उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य फोकस को हम F से निरूपित करते हैं। और हमारा अगला परिभाषा आ गया है फोकल लेंथ क्या होता है, यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, हम फोकस दूरी यहाँ से जान सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से गुजरता है। फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है और मुख्य अक्ष पर लंब होता है। फोकस तल क्या होता है, फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष पर लंब होता है। इसे हम मान लेते हैं, चलिए फोकस तल है तो इसे हम कह देते हैं F1 और F2। जो हमारे फिगर M1 और M2, हमारे सभी फिगरों में M1 और M2 दिखाई दे रहे हैं, यह क्या होता है, जहाँ तक परावर्तक तल होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। उसीलिए यह द्वारक को ही बताते हैं, M1 और M2 क्या बताते हैं, द्वारक बताते हैं। ठीक, हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। आइए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। क्या था हमारा अगला टॉपिक, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने क्या करा है, एक समतल दर्पण ले लिया है, समतल दर्पण M1 M2, एक समतल दर्पण है जिसका परावर्तक तल ऊपर है। हमने एक बिंदु वस्तु ले रखा है, एक बिंदु वस्तु कौन सा है, बिंदु वस्तु है O क्या है, हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है। हम इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का
प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। किसके सहायता से? इस समतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति इस समतल दर्पण के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, इसको हम ज्ञात करेंगे। इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, इस बिंदु वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा है, इसका दो जगह पे, एक बिंदु ए पे और एक बिंदु बी पे, जब ऑब्जेक्ट O का आपतित किरण बिंदु A पर होगा तो यह लंबवत आपतित हो रहा है। जब यह लंबवत आपतित होगा तो इसका आपतन कोण कितना होगा? 0 होगा। इसका आपतन कोण 0 होगा तो इसका परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0 ही होगा। देखिए OA क्या है? O से A तक आपतित किरण आई, यह परावर्तित होकर के AC क्या है? इसका परावर्तित किरण है। जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पे वापस चली गई है। और हमने क्या करा है, एक आपतित किरण हमने बिंदु B पर भी ले रखा है। जो बिंदु B है, देखिए O से B तक यह क्या हो रहा है, जब B पे आ रहा है तो यह परावर्तित हो रहा है, यह किरण परावर्तित होकर के D तक जा रही है। परावर्तित होने के बाद यह D तक जा रही है तो हमने एक अभिलंब मान लिया। हमने क्या करा, एक अभिलंब मान लिया। जब अभिलंब माना तो इसका कोण मान लीजिए इसका कोण I हो गया, आपतन कोण, और परावर्तन कोण R हो गया। और हम देखते हैं जब हमने इस तरह से मान लिया है और मानने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे इन दोनों का हम इमेज अब ज्ञात करते हैं। हम कैसे बता पाएंगे इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है? तो जो पॉइंट A था यहाँ पे, इससे हमने क्या करा, यहाँ पे आपतन किरण था ना, आपतित किरण, तो हम इसको नीचे मिलाते हुए चले जाएंगे। उसी तरह से बिंदु B को भी नीचे मिलाते हुए आएंगे। जहाँ पर जिस बिंदु पर यह मिलेगा वह बिंदु ही ऑब्जेक्ट O का प्रतिबिंब होगा। यह कैसे हो सकता है प्रतिबिंब O का? आइए हम इस समीकरणों को द्वारा देखते हैं। हम देखते हैं कि जो आपतन कोण है, हमारा आपतन कोण कौन सा? OBN देखिए फिगर में कहीं पे दिख रहा है, OBN। जो आपतन कोण है OBN वह क्या है? परावर्तन कोण NBD। ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। बस वही दिखाया गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद से OBN देखिए, OBN वही फिर हुआ आपतन कोण। फिर क्या हमने लिख रखा है, इक्वल्स टू कोण AOB। क्या लिख रखा है? AOB। यह क्या है? एकांतर कोण है। जो B कोण है, कोण B, हम बात कर रहे हैं कोण B और कोण O, एक दूसरे के कैसे हैं? एकांतर है। फिर उसके बाद से हम कोण देखेंगे, कोण NBD इक्वल्स टू कोण AIB। कोण पहले क्या है? NBD, कोण NBD, और उसके बाद से कोण AIB। ये दोनों कैसे कोण है? एक दूसरे के संगत कोण है। जो यहाँ का कोण बना हुआ है और जो यहाँ का कोण बनेगा, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? संगत होंगे। यहाँ पे भी कोई कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोण बन रहा है। जो यह कोण है और यह कोण है आपस में कैसे कोण होंगे? एक दूसरे के संगत कोण होंगे। उसी तरह से हम आगे देखेंगे कि कोण AOB इक्वल्स टू कोण AIB आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण? कोण A, जो कोण O है, और कोण I है। जो कोण I है और कोण O आपस में बराबर होंगे। जितना कोण यहाँ पे बना हुआ है उतना कोण यहाँ पे भी बनेगा। ऐसा हमको इन दोनों से हमको पता चल रहा है, एकांतर कोण और संगत कोण के वजह से। अब हम देखेंगे अब त्रिभुज AOB। त्रिभुज हमारा AOB दिखाई दे रहा है, AOB एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, AOB त्रिभुज दिखाई दिया। फिर हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे AIB। हम इसको I और O को बीच में इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि हमको यहीं का कोण, दोनों कोण बराबर मिले हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कोण AOB है और कोण AIB है, यह कोण आपस में तो बराबर है, हमको ऊपर ही पता चल गया है। फिर हम क्या देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में कोण OAB और
कोण IAB समकोण है। जो यहाँ पे कोण है यह भी 90 अंश है, जो नीचे से बना हुआ है वह भी कोण 90 अंश है। दोनों त्रिभुजों का जो बिंदु A है वहाँ का कोण 90 अंश है। तो हम क्या देखते हैं, भुजा AB तो कॉमन है, भुजा AB जो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है A और B, इस त्रिभुज के लिए भी वही भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी वही भुजा है AB, यह क्या है, कॉमन है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वागसम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएंगे तो क्या होता है, AO और I, इसका मतलब क्या है, जो O से A तक की जो दूरी है, O से A तक की जो दूरी है वही दूरी I से A तक की होगी। हमारा प्रतिबिंब तो यहीं पे बन रहा है, प्रतिबिंब यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम इसको देख करके यह कल्पना कर सकते हैं या यह कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे और लंबवत बनता है। और कितनी दूरी पर बनता है, जितने दूरी पर दर्पण से वस्तु स्थित होता है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे लंबवत बनता है। थैंक यू, धन्यवाद, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।